So after the discussion of the first head, income from salary, today we are going to discuss the second head of the income, which is known as income from house property. As you know better that we have divided the total income into 5 compartments, and these airtight compartments are to be known here as income from salary, house property, profit and gains from business or profession, capital gains, and income from other sources. So आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से. थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहले हम इसका एक मास्टर चार्ट सा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर चैप्टर की प्लानिंग करते हैं. जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कुछ ऐसा जैसा नजर आएगा. मैं यहाँ लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं और अभी तक इसका कोई मैं अगर ये कहूं तो इसका कोई औचित्य नहीं है. दिस इज कंपोनेंट अमाउंट एंड सेक्शन. बोलने को बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है वो बहुत डिटेल है. जिसमें लिखूं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही हमें बहुत टाइम लगेगा. जिसमें देखिए आप कितनी सेक्शंस हैं. लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, वेकेंट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, and let out for the part of the year and self occupied for the rest of the year, deemed to be let out and held as stock in trade. ये जितनी भी सेक्शंस हैं, ये सारी सेक्शन किसके साथ हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू के साथ ही हैं. उसके बाद है लेस म्युनिसिपल टैक्सेस. दीज आर टू बी लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी ओनली पेड ड्यूरिंग द ईयर. इसका मतलब ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. देन वी विल रीच नेट एनुअल वैल्यू. और उसके बाद हमारी डिडक्शंस होंगी अंडर सेक्शन 24 में. एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएबी. क्या है ये चीज? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये क्या चीज है? कई जगह पे जैसे मैंने यहाँ पे जहां पे ये भी मैंने मार्क किया है, तो ये जस्ट आपको मार्क इसलिए किया है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके साथ कोई और एडजस्टमेंट्स भी हैं. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, और उसके बाद जो बाकी ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये एक मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बस इतने से है, इतनी सी बात हम न्यूमेरिकल में इतने स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. लेकिन इन स्टेप्स को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो मुझे पता है कि आप सब जो हैं वो हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स हैं. आई नो जो आपका रिस्पॉन्स है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, इसलिए मैं उसी कंटेक्स्ट में अब आप आगे बढ़ूंगा. अब जैसे मैंने यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस की बात है, तो मैंने लिखा था कि अलाउड एज रिडक्शन ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड. अगर एक्चुअल पेड नहीं होगा तो नहीं मिलेगी. एरियर्स ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड इफ द सेम इज पेड इन द प्रीवियस ईयर. अगर बकाया होगा कोई तो भी अभी आपको कोई पता नहीं चलेगा, पर मैं जस्ट एक अवेकनिंग. सेकेंड है 30% ऑफ एनएबी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल डिडक्शन. आप पैसा खर्च करो चाहे ना करो, लेकिन आपको ये 30% की जो है वो एक तरह से जैसे सैलरी में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देते थे वैसी डिडक्शन है. साथ में अब आपको ये बता दूं कि ये जो एनएवी है, मैं 30% एनएवी की जो डिडक्शन है आपको एक तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो अगर घर आप खुद अपने पर्पज, जहां लेट आउट लिखा है, अगर आप खुद उस घर में रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड है और रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये डिडक्शन नहीं मिलती. और उसी तरह से अगर ये स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कि आप इंडस्ट्रियल स्टेट के ब्रोकर्स हैं, तो भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी. ये 30% ऑफ एनएबी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी. चलिए, ये तो आपको जस्ट एक फॉर्मेट है, आपको अभी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है. ये मेरा स्कीम ऑफ चैप्टर में सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कि मैं डिस्कशन के टाइम पे आगे पीछे करूं. जैसे चार्जेबिलिटी है वो सेक्शन 22, क्योंकि थ्योरेटिकली भी आपको अगर आप सेक्शन लिखेंगे तो फिर वेट मिलेगा, वेटेज मिलेगी. उस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू. अब देखिए यहां था ना ये एनुअल, यहां ग्रॉस लिखा है, तो पहले आपकी एनुअल वैल्यू डिटरमाइन होगी, तब जाके कहीं ग्रॉस होगा, तब एनुअल. ये सारी बातें कहां डिस्कस है? 23 में. डिडक्शंस, ये देखिए सेक्शन 24 में मैं सिर्फ एक यूज किया है, लेकिन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है. अमाउंट नॉट डिडक्टिबल, ऐसे कौन से अमाउंट हैं जो डिडक्शन नहीं मिलेंगे, वो भी आपको लिखा गया है, वो भी सेक्शन 25 में उसकी डिस्कशन करेंगे.
उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट एंड ठीक अनरियलाइज्ड रेंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट। ऐसा कई बार आप क्या करते हैं कि किराएदार रहता है, वो आपको किराया नहीं देता, तो उस केस में फिर वो इकट्ठा पैसा देता है, तो क्या करना है, या फिर आपका पैसा ऐसा है कि जो पैसा ही नहीं देता उसको हम अनरियलाइज्ड रेंट, तो ये भी प्रोविजन हम सेक्शन 25A में डिस्कस करेंगे। टैक्सेबिलिटी ऑफ को ऑनर्स प्रॉपर्टी, कई बार प्रॉपर्टी जो है एक से ज्यादा मालिकों के पास होती है, तो वो सारे प्रोविजन हम सेक्शन 26 के अंदर है। डीम्ड ऑनरशिप है लास्ट की सेक्शन, हो सकता है मैं पहले इसको डिस्कस करूं, दैट इज डीम्ड ऑनरशिप इज सेक्शन 27 के अंदर। तो ये जब सारी बातें आपके माइंड में आ जाएंगी तो आप इजीली यहां पे इसको अप्लाई करके आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और थ्योरेटिकली भी आप स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा जो एक ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन पार्ट, एक ओवरव्यू जैसा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि जो ये चार्जेबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं चार्जेबिलिटी से स्टार्ट करूंगा यहां से, फिर हो सकता हूं मैं यहां पहले आ जाऊं, पर आपको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये सेक्शंस, यही सेक्शंस हैं जो कि इस चैप्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है जी, इसलिए आपको ये नॉलेज मैंने पहले ही आपको दे दी। ओके, तो आ जाइएगा जी बेसिस ऑफ चार्ज में हमारे पास बेसिस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में द बेसिस ऑफ चार्ज, तो कौन सा सेक्शन था जी, सेक्शन 22 था। देखिए, एज पर सेक्शन 22 द फॉलोइंग इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 24 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैंने सारी डेफिनेशन को तोड़ मोड़ करके रख दिया जिसकी वजह से आपको इजी हो जाए समझना। कहता एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब जो इनकम टैक्स लगेगा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो जो टैक्स लगेगा वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर नहीं लगेगा, तब मैंने लिखा है नॉट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी एनुअल वैल्यू के ऊपर लगेगा। वेरी स्ट्रेंज, इसलिए एनुअल वैल्यू को मैंने क्या किया, अंडरलाइन। इसका मतलब हमें एनुअल वैल्यू पढ़ना पड़ेगा। मेरा बोलने का मतलब है, डिटेल में आगे बात करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कि मान लीजिए कि आपने एक्चुअल में किराए पे मकान दे दिया 2000 पर मंथ, लेकिन वो ही मकान अगर आप मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली चढ़ाते तो हो सकता है कि वो 4000 में चढ़ता है। 2000 में ऐसे कर दिया कि शायद आपका दोस्त था वो, इसलिए आपने उसको दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, तो आप तो बोलेंगे जी नहीं जी, मैं तो 24,000 रुपीज जो है वो इनकम ले रहा हूं, तो मैं तो इनकम टैक्स उसी के ऊपर दूंगा। नहीं, इसलिए आपको यहां एनुअल वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स किसके ऊपर देना पड़ेगा, एनुअल वैल्यू, ना कि एक्चुअल जो रेंट आपने रिसीव किया। ठीक है जी, स्ट्रेंज बात है ना, हाँ, तो बस इसी को फोकस रखिए। एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड्स अपरटेनेंट देयर टू, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कौन सी, कंसिस्टिंग ऑफ, या तो वो बिल्डिंग हो या उस बिल्डिंग के साथ जो लैंड सराउंडिंग में है, अपरटेनेंट देयर टू, जो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रही है, मकान की इंपॉर्टेंस बढ़ा रही है, नेसेसिटी बढ़ा रही है, उसको बोलते हैं लैंड अपरटेनेंट देयर टू। आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। तो इसका मतलब है बिल्डिंग प्लस लैंड। अब ये बिल्डिंग है, इसके साथ अगर आपके पास कोई लैंड है, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी एनुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं। ऑफ विच द असेसी इज द ऑनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस गांठ बांध लेना है, इससे बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे। जिस प्रॉपर्टी की, जो बिल्डिंग और लैंड की हम जो बात कर रहे हैं, इसकी हमें पहले क्या आ गई जी, एनुअल वैल्यू के ऊपर जाना है हमने, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो असेसी है वो क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। अगर मालिक नहीं होगा तो इस हेड के अंदर जो है वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनर, तभी तो आपको पता है डीम्ड ऑनर की बात हुई थी। ओके, इसलिए बात हुई है। उसके बाद है अदर देन सच पोर्शंस ऑफ सच प्रॉपर्टी एज he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax। मैं अगर ये बात कहूं तो ये मैं एक्सेप्शंस में ले सकता हूं
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जिस प्रॉपर्टी को आप ऑक्युपाई कर रहे हैं, यानी कि आप मालिक भी हैं, आपके पास लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, अपार्टमेंट देयर टू भी है, उसकी एनुअल वैल्यू भी है, लेकिन आप उस बिल्डिंग में अपना बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, ना आपने किराए पे दिया, लेकिन अपना बिजनेस और प्रोफेशन कर, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अपना प्रोफेशन रन कर रहे हैं उस बिल्डिंग में, तो वो यहां पे टैक्सेबल नहीं होगी, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर होगी जी बात यहां पे। सो इसलिए डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे वहां बुक्स में, तो आपको ये मिल जाएगा, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू ऑफ व्हिच द एसएससी इज द ऑनर other than such portions of such property as he may occupy for the purpose of any business profession carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax। अब मैं आपको देखो, मान लीजिए कि ये एक किसी का घर है, इसमें कुछ पोर्शन में खुद रह रहा है और कुछ पोर्शन में ये अपना बिजनेस चला रहा है, ठीक है, ये रेजिडेंशियल बिजनेस। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, यही बता रहा है। लेकिन ये जो घर है, इसकी एनुअल वैल्यू चाहिए हमें, उसके बाद ये आप उसके मालिक होने चाहिए, और साथ में उस बिल्डिंग में या पोर्शन में या पूरी बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रहे होंगे। अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो ये किसी और हेड में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है जी बात। तो मैंने डेफिनेशन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हम एक एक को डिस्कस करेंगे, तो फिर आपका डिटेल होगा, तब समझ आएगा आपको न्यूमेरिकल। एनुअल वैल्यू क्या होती है जी? एनुअल वैल्यू कहते हैं एनुअल वैल्यू इज नॉट द सेम एज द एक्चुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम हाउस। अभी बताया मैंने आपको, आपका दिस इज ए नोशनल अमाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ दैट इमेजिनरी। नोशनल का मतलब होता है कितना वो फेच कर सकता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनकम। हाउस प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग। तीनों बातों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या होगा, जैसे मान लो आपने अपना घर जो है, मकान जो है किराए पे दिया, उससे आपको 50,000 रुपए की इनकम हो, तो आपके दिमाग में तो ये है जी 50,000 रुपए मेरी इनकम हो रही है, ठीक है, तो मैं तो 50,000 के ऊपर टैक्स दूंगा नहीं। लेकिन जब हमें पता चला कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो कैसे पता चलता है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 50 नहीं, ये तो 60,000 रुपए फेच कर सकती है, ये तो 60,000 रुपए पे किराए पे चढ़ सकती थी। आपने 50,000 रुपए पे क्यों चढ़ाई? 50,000 हो सकता है वो आपका रिश्तेदार हो और आपने उसको कम पे दे दिया, तो अब आपकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो एक्चुअल इनकम, एक्चुअल जो रेंट होगा वो नहीं होगी, एनुअल वैल्यू कितने पे चढ़ सकता था, तो जो कितने पे चढ़ सकता है उसको बोलते हैं नोशनल अमाउंट। तो अब यहां पे जो इनकम टैक्स लगेगा वो 50 पे नहीं लगेगा, वो 60 पे लगेगा। सो इट इज ओनली 60,000 विच विल बी चार्जेबल टू टैक्स। ये मतलब होता है एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू का मतलब हुआ कि इनकम टैक्स जो है वो हम ध्यान रखना कि आपको जो एक्चुअल रेंट मिल रहा है उसके ऊपर नहीं मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जितना वो फेच कर सकता है, जितना उस प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती थी, उसके बेस के ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा। हाँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं अब कि ये कैसे होता है। कई बार हम म्यूनिसिपल कमेटीज जो है वो डिटरमाइन करती हैं, उसको हम म्यूनिसिपल वैल्यूएशन बोलते हैं। कई बार जो है वो रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, वो डिटरमाइन करता है। तो आगे हम इस लॉजिक को भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि वो बता देते हैं कि ये कितने में प्रॉपर्टी चढ़ सकती थी, या अगर नहीं होगा तो आपके अड़ोस पड़ोस में वो प्रॉपर्टी कितने में चढ़ी। अब मान लीजिए कि आपने जो घर है वो सेम लोकेशन में है, सेम टाइप ऑफ अकोमोडेशन है, आपने 4,000 में चढ़ा रखा है, लेकिन आपके पड़ोस में सेम जो है वो 5,000 में चढ़ा रखा है। इसका मतलब 5,000 रुपए वुड बी द नोशनल अमाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ दैट। हो सकता है वो आपने ये दोस्ती की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से जो किराए पर प्रॉपर्टी है, तो ये एक्चुअल रेंट पे नहीं टैक्स लगेगा, एनुअल वैल्यू पे लगेगा। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आ जाइए आप, सेकेंड पॉइंट है कि जी बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टमेंट देयर टू। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आते हैं बिल्डिंग को कहीं पे भी इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम बोलें कि ये फिर बिल्डिंग किसको लेंगे, तो सिंपल ही है कि जहां पे थोड़ी सी ईंटें, पत्थर और थोड़ा सा मड लगा हुआ और विच इज कवर्ड बाय रूफ, यानी कि एक छोटा सा झोंपड़ा भी जो है, दैट इज आल्सो टेकन हियर एज बिल्डिंग। ठीक है जी। तो पत्थर, गारा और
ईंटें और उसको कवर कर दी गई हो एक रूफ के द्वारा, तो उसको ही हम क्या बोल देंगे, बिल्डिंग बोल देंगे। उसके बाद होती है कि यूसेज, कोई परेशानी नहीं है। बिल्डिंग का यूज किस पर्पज के लिए हो रहा है, मकान के लिए, किराए के लिए हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, दुकान के लिए हो रहा है, रहने के लिए हो रहा है, कमर्शियल यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फैक्टर यहां कोई रेलेवेंट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है कि एक और कंडीशन लगा दी गई है कि जी बिल्डिंग, क्या अगर बिल्डिंग आपकी आउटसाइड इंडिया है तो भी क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल। अभी आपने देखा कि हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, उसमें कोई भी कंडीशन ऐसी इंपोज नहीं की है कि बिल्डिंग शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। जैसा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस में था ना कि इट शुड बी इन इंडिया, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है जी, आउटसाइड इंडिया। कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भी होगी तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी के केस में टैक्सेबल होगी, क्योंकि कोई कंडीशन आपको थी, कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये लिख दिया है। ओके, अब आता है कि बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्टेनेंट देयर टू। इसका मतलब क्या होता है? ये लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू का मतलब क्या होता है? ये होता है अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग द लैंड अपॉर्टेनेंट इज दैट इज ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का पार्ट एंड पार्शल है एंड विच इज अनेबल द एंजॉयमेंट ऑफ दैट बिल्डिंग। मान लीजिए कि आपका ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहां पे है, एक बिल्डिंग है, अब दोनों को कनेक्शन चाहिए, तो ये जो रास्ता होगा दैट पाथ इज आल्सो द पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड विच इज नोन एज लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। अगर रास्ता नहीं होगा, अब मान लीजिए कि आगे फर्दर जो है आपके पास लॉन है, अब लॉन की वजह से घर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, इंजॉयमेंट बढ़ गई है, तो क्या होगा, ये लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू भी किसका पार्ट बन जाएगा, बिल्डिंग का, और वो भी कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। ये बात बता रहा हूं आपको। अगर रेजिडेंशियल है आपका घर, जो है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आपने यूज किया है, तो जो गार्डन होता है वो लैंड अपॉर्टेनेंट टू होता है। अप्रोच रोड, कंट्री यार्ड, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, बैकयार्ड, प्लेग्राउंड, किचन गार्डन, गराज, कैटल शेड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू हैं, और इनसे जो इनकम होती है वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल का नॉन रेजिडेंशियल है तो कार पार्किंग, कनेक्टिविटी और प्ले ग्राउंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, तो वो भी आपका लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू में ही इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, एक और बात जो सबसे और जो कंफ्यूजिंग होती है और वो आपको एग्जाम में भी तंग करती रहती है, कई बार मान लीजिए कि आपके पास एक वेकेंट लैंड पड़ी है। अब ये तो बिल्डिंग थी, ठीक है, ये तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ थोड़ी सी लैंड है और जिसकी वजह से बिल्डिंग का यूज बढ़ रहा है, लेकिन आपके 1 किलोमीटर जाकर के एक वेकेंट लैंड आपके पास पड़ी है, आप उसको किराए पे दे देते हैं, और किराए पे देने के बाद आप बोलते हैं कि इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि जी लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। अरे भाई, लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू तब होता है अगर वो घर के साथ अटैच है और वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रही है। तो उसको, अगर ऐसा कोई प्लॉट है आपके पास खाली है, तो उसको हम वेकेंट लैंड बोलते हैं। तो बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड वेकेंट लैंड। और अगर मान लीजिए वेकेंट लैंड को भी आपने किराए पे दे दिया है और उससे कोई इनकम हो रही है, तो ध्यान रखना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। तो ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है जी। तो वेकेंट लैंड और लैंड अपॉर्टेनेंट दे आर टू, ये डिफरेंस है इसके पास। तो अगर तो आपके पास जो लैंड है, आपका धंधा ये है कि आप उसको जैसे मान लो लकड़ी स्टैकिंग के लिए किराए पे दे देते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री वालों को दे देते हैं, या आर्मी वालों को एक्सरसाइज के लिए देते हैं, आपका रूटीन है, आप बिजनेसमैन है, तो प्रॉफिट एंड गेन्स में। अगर ओकेजनली कहीं हो जाता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ओके। तो अभी तक हमने जो ये था, एक था एनुअल वैल्यू और फिर था कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ऑफ विच द असेसी इज द ऑनर। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट असेसी शुड बी द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है। अब कहता है अदर देन ऑनर इज नॉट लाइबल टू बी टैक्स्ड। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है तो क्या वो टैक्स नहीं देगा? तो इसलिए हैरानी जता रहा है ये। तो इसलिए क्वेश्चन राइज होता है कि हु इज द ऑनर, क्योंकि कंडीशन आपने देख ली
कि एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तभी यहां टैक्सेबल होगी। तो आपने ये चीज जरूर ढूंढनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा तो यहां टैक्सेबल नहीं होगी। तो हु इज ऑनर, हु कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ द ऑनर। ठीक है, आप लेकिन अपने राइट पे ऑन बिहाफ नहीं वो अप्लाई कर सकता। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जैसे सब लेटिंग है, मान लीजिए ए है, ए प्रॉपर्टी का मालिक है, उसने किराएदार को जो है किराए पे दे दिया अपना घर। ठीक है, किराएदार ने क्या किया, मिस्टर सी को उसको रेंट आउट कर दिया किराया, है ना, और वो 2,000 रुपए किराए पे ले रहा है। बी के पास जो है वो 24,000 रुपए उसके पास इनकम आ रही है। तो क्या इसके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये टैक्सेबल होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर मिस्टर बी जो है ही इज नॉट द ऑनर ऑफ द हाउस, ये तो किराएदार है। सो बी इज नॉट द ऑनर ऑफ द हाउस, ही इज ओनली टेनेंट। अगर टेनेंट है तो देन इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ आ गई जी आपको? तो इसका मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी को में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए एसएससी को उस घर का मालिक होना बहुत जरूरी है। और अगर ये मालिक नहीं है तो इसका मतलब ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपके पास है कि रिसीट ऑफ इनकम। अगर मान लीजिए कि अदर देन ऑनर है, स्टिल ऑनर इज चार्जेबल। मान लीजिए कि जो किराया है वो कोई वो नहीं ले रहा है, मालिक नहीं ले रहा है, लेकिन अदर देन मालिक ले रहा है कोई। ठीक है, किसी और को किराया दे देता है, तो क्या जिसको किराया दिया जाता है वो टैक्सेबल होगा? नहीं, क्योंकि मालिक मैंने बताया ना। अब ये तो अपना एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, तो स्टिल ऑनर इज चार्जेबल। लेकिन कई बार आपको ये होगा कि इफ द ऑनरशिप इज डिस्प्यूटेड, आपने देखा होगा कई बार घर जो है वो डिस्प्यूटेड होते हैं, कि दो भाइयों का घर है, ठीक है, और दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा चला हुआ है, लेकिन ये उससे इनकम आ रही है। अब उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कौन दे, झगड़ा चला हुआ है। तो मैं आपको बता दे दूं कि हु रिसीव द इनकम, कौन सा मालिक जो है इन दोनों में से, वो उनका आपस का झगड़ा है, लेकिन जो किराया ले रहा है उसको वो टैक्सेबल देगा। लेकिन बाद में अगर मान लीजिए कि इनका डिस्प्यूट जो है खत्म हो जाता है और प्रॉपर्टी किसके हाथ में आती है, तो उस केस में रेक्टिफाइड असेसमेंट करवानी पड़ती है। तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द रेक्टिफाइड असेसमेंट। फिर जो जिसके हिस्से में आएगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारी सेटलमेंट कर दी जाएगी। ठीक है जी बात। तो ये हो गया जी थर्ड, एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द हाउस। ओके, अब आपको क्या बताया था जी हमने, पार्ट ये था अदर देन सच पोर्शन। तो इसको मैंने क्या बोला था जी आपको, एक्सेप्शंस। ओके, तो आ जाइए जी हम एक्सेप्शंस की बात भी कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होंगे, ये प्रॉफिट एंड गेन्स एसएससी फॉर बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। अभी बताया मैंने आपको, ये हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी में से कुछ पोर्शन जो है वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो जिस प्रॉपर्टी का बिजनेस के लिए जो यूज किया जा रहा है वो यहां पे टैक्सेबल नहीं होगी, वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में होगी। या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। या फिर कोई ऐसा आदमी है कि जो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज का ही काम करता है, उसका बिजनेस ही ये है, तो भी ये यहां पे टैक्सेबल नहीं होगी। फिर ये टैक्सेबल कहां चली जाएगी, ये टैक्सेबल चली जाएगी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये दो मैंने आपके पास जो है वो एक्सेप्शंस डिस्कस करी थी, जिसके बेस के ऊपर जो है आपने ये देखना है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। हाँ जी, तो अब मुझे लगता है कि ये जो हमने डेफिनेशन ली थी इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, और डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि बेसिस ऑफ चार्ज में क्या क्या जो है वो हमारे माइंड में होने चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। अब आपको नॉलेज होना चाहिए था एनुअल वैल्यू, थोड़ा नॉलेज एनुअल वैल्यू का हो गया। बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, उसका नॉलेज हो गया। एसएससी इज द ऑनर ऑफ द हाउस, ये भी हो गया, अगर नहीं है तो यहां नहीं आएगा। लेकिन अपने घर में ही अगर वो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है तो वो यहां टैक्सेबल नहीं होगा, वो फिर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। यहां तक बात क्लियर है जी। तो इसका मतलब है सेक्शन 22 में हमने क्या कहा, चार्जेबिलिटी, तो चार्जेबिलिटी इज ओवर। ओके, अब देखिए यहां पर आपको
एनुअल वैल्यू थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां एसएससी इज द ऑनर। तो अब ऑनर की बात जो है वो हम करेंगे। अब ऑनर हमने आपको डिस्कस कर लिया कि ऑनर का मतलब जो है वो क्या होता है, हु कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ ऑनर। लेकिन यही सफिशिएंट नहीं है और ये थ्योरेटिकली कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। और वो जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है ये सेक्शन 27 में। अभी आपको बताया हमने क्या, सेक्शन 27 में था हमारे पास कौन सा पोर्शन था जी, डीम्ड ऑनरशिप का। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ऑनरशिप। ओके, तो डीम्ड ऑनरशिप दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 27। क्या मतलब हुआ, एक तो ऑनर होता है, एक होता है डीम्ड ऑनर। तो डीम्ड ऑनर का मतलब है कि कुछ एक ऐसे पर्सन हैं जो एक्चुअल में लीगल ऑनर नहीं है, लेकिन लॉ उनको बोलता है कि नहीं आप ही इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और अगर लॉ कह रहा है कि आप मालिक हैं तो फिर दोबारा से कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज डीम्ड ऑनरशिप। ओके, तो डीम्ड ऑनरशिप में द फॉलोइंग पर्संस दो नॉट लीगल ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू बी द ऑनर्स, लेकिन इनको मालिक समझा जाएगा लॉ ने। तो पहला कौन है, ट्रांसफर टू स्पाउस। स्पाउस का मतलब हो गया, अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। अगर एक इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी को, ठीक है, ट्रांसफर कर देता है, किसको, हस्बैंड वाइफ को कर देता है, वाइफ हस्बैंड को करती है, और बीच में क्या है कि वो बिना कंसिडरेशन, और आपको पता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर वो ब्लड रिलेशन में तो आपको पता है उसमें एक्सेप्शंस थे, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है 1872। और दूसरी कंडीशन है कि दे हैव नॉट टू लिव अपार्ट। कई बार आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको ये बता रहा हूं। ये मिस्टर श्याम है, इन्होंने क्या किया कि अपने टैक्स को बचाने के लिए, कोशिश करने के लिए क्या किया कि श्याम ने अपना जो घर था वो अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया और बोला कि ये लो मैंने आपको एज ए गिफ्ट दे दिया इसको। अब बताओ कि वाइफ क्या मालिक बन गई उसकी एज ए गिफ्ट? तो कंडीशन क्या थी, क्या एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस प्रोवाइडेड विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन एंड नॉट टू लिव अपार्ट। अब क्या हुआ, गिफ्ट भी दे दी और साथ में कहा कि तू अलग नहीं रहेगी, रहेंगे वो दोनों इकट्ठे। और घर पहले किसका था, श्याम का था, दिल्ली में था। उसने टैक्स के चक्कर में किया, बचने के चक्कर में उसने क्या कर दिया कि वाइफ के नाम कोई टैक्स नहीं पड़ता, इसलिए क्या करते हैं कि उसको एज ए गिफ्ट दे देते हैं। और अब ये मालिक बन जाएगी, अब मालिक बन जाएगी तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको टैक्स देना पड़ेगा। नो, लॉ क्या कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हैं, एक तो आपने कंसिडरेशन नहीं दिया और दूसरे जो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दिया, और दूसरे आप जो हैं अगर इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसके केस में वाइफ विल नॉट बी ट्रीटेड हियर एज ए ऑनर, मिस्टर श्याम वुड बी ट्रीटेड हियर एज द ऑनर ऑफ दैट हाउस एंड ही हैज टू पे द इनकम टैक्स ऑफ दैट। इसलिए व्हाट इज द रिजल्ट, श्याम इज डीम्ड ऑनर। तो चाहे आप प्रॉपर्टीज के नाम ट्रांसफर कर दो, लेकिन टैक्स किसको दे, इनकम टैक्स कौन देगा, श्याम को ही मालिक माना जाएगा और ये सारी फॉर्मेलिटी इसी से की जाएगी। अब देख, मान लीजिए इसने इसको दे दिया 10 लाख रुपए में, और साथ में क्या हुआ, दोनों का हो गया डिवोर्स। अब डिवोर्स हो गया, तब जो है वाइफ अब अलग से रह रही है, अगर अलग से रह रही है तो देन शी कैन बी द ऑनर ऑफ दैट हाउस, देन it is to be taxable in the name of wife as the income under the head of the income from house property. क्लियर होगी जी पहला पॉइंट। सो दिस इज ए ट्रांसफर टू स्पाउस, उल्टा भी हो सकता है, वाइफ टू हस्बैंड, जो भी है। सेकेंड वन इज ट्रांसफर टू चाइल्ड। अब देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, किसको, माइनर चाइल्ड, और माइनर चाइल्ड में भी क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, और दूसरा माइनर चाइल्ड इज नॉट ए मैरिड डॉटर। अगर मैरिड डॉटर होगी तो नहीं ये चलेगा, इसका मतलब डॉटर शुड बी देयर, सन तो होगा ही, लेकिन अनमैरिड डॉटर होनी चाहिए। अब मान लीजिए ए है, ए ने गिफ्ट दे दिया किसको, मिस्टर बी को, हाउस प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट दे दिया, ठीक है, और बी जो है वो अनमैरिड माइनर डॉटर है, ठीक है। अगर अनमैरिड माइनर डॉटर है तो कंडीशन दोनों। अब क्या हुआ,
ए इज डीम्ड ऑनर, ये हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक तो गिफ्ट दिया और दूसरे माइनर चाइल्ड इज नॉट ए मैरिड डॉटर, अनमैरिड माइनर डॉटर है। तो उस केस में, क्योंकि माइनर के साथ आपको पता कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो वो वाइड होता है, तो यहां पे भी आप बी उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा। कौन टैक्स देगा? मिस्टर ए देगा, बिकॉज ए इज टू बी ट्रीटेड हियर एज द डीम्ड ऑनर ऑफ दिस हाउस। अच्छा, मान लीजिए कि ये बी जो है मैरिड डॉटर है, ये बी है, गिफ्ट है, तो क्या हुआ? देन बी शी वुड बी द ऑनर ऑफ द हाउस, क्योंकि अब वो ना तो एक माइनर है और दूसरे ऊपर से वो मैरिड है। मैरिड है तो दो कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर वो ऑनरशिप चला जाएगा, फिर वो डीम्ड ऑनरशिप वाली बात खत्म हो जाएगी। तो कई बार लोग ऐसा कर देते हैं कि जी बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दो, मेरा इनकम टैक्स बच जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स नहीं बचेगा, क्योंकि सेक्शन 27 ने फिर कसा है कि नहीं, आप कर दीजिएगा, लेकिन मिस्टर ए हैज टू पे द इनकम टैक्स। उसके बाद है हमारा इम्पार्टिबल स्टेट। इम्पार्टिबल स्टेट होती है जिसका कि अभी तक बंटवारा नहीं होता था। सो द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट इज डीम्ड ऑनर। इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब है विच इज नॉट डिविजिबल अमंग मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसमें क्या होता है कि जो भी होल्डर है उस इम्पार्टिबल स्टेट जिसके पास भी है, दैट पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस। ठीक है, अब चार भाई हैं लेकिन अभी तक एक के पास ही है, तो ही वुड बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस। उसके बाद है हमारा हाउस बिल्डिंग स्कीम। हाउस बिल्डिंग स्कीम में क्या होता है कि द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, company or other association person is deemed to be the owner of the building or part thereof allotted or leased to him under house building scheme। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद एक लैंड का पीस खरीद लेते हैं। लैंड का पीस खरीदने के बाद फिर उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसमें प्लॉट काटते हैं, प्लॉट काटने के बाद फिर वो उसमें अपना घर बनाते हैं, और जो जमीन है वो सोसाइटी के नाम ही खरीदते हैं, या कंपनी बना लेते हैं, या एसोसिएशन पर्सन बना लेते हैं। अब उस केस में जो घर बनाया उन्होंने, उस केस में क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऑनर ऑफ द हाउस होगी, या फिर जो मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उस घर का मालिक होगा? कौन होगा? कौन इनकम टैक्स की बात करेगा? क्लियर होगी जी बात यहाँ पे? ओके। अच्छा, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं और फिर कंडीशंस की। यहाँ पे मान लो ये एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड ने एक कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कुछ भी मान लेना। उसने क्या किया, एक फ्लैट अलॉट किया अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंदर। आपको पता है बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, कई बार वो लॉटरी, टॉस, ये वो, मतलब देयर आर सो एन नंबर ऑफ द। उसके अंदर जो है उसने हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंदर जो है वो फ्लैट्स अलॉट किए, और एक फ्लैट जो है वो एक एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी को दे दिया गया, और उसका नाम था डी। His name was D. D is an employee of the company, और उसको वो जो अलॉट कर दिया गया। Now who would be the owner of the house? ABC Limited और D Limited? तो जो मैं आपको बता रहा था, he should be the member of the cooperative society. He should not be the employee of the cooperative society. आपको न्यूमेरिकल में ऐसे ही तो कंफ्यूज किया जाएगा छोटे छोटे पॉइंट में। तो आप तो बोलेंगे अच्छा अलॉटेड है, अलॉटेड है, अलॉटेड से ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। He should be the member of the cooperative, ना कि एम्प्लॉई। तो उस केस में जो है क्या होगा, एबीसी लिमिटेड हैज टू पे द इनकम टैक्स। अच्छा, अब मान लीजिए कि अलॉटेड फ्लैट टू डी अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, बट दैट पर्सन इज द मेंबर ऑफ द कंपनी या मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन डी इज द ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो हाउस बिल्डिंग स्कीम में वो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो, या कंपनी का मेंबर हो, या एसोसिएशन प्रकाश का मेंबर हो, और उसको जो बिल्डिंग मिली है वो हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंडर जो है उसको एक घर अलॉट हुआ हो, और जो कि जैसे मैंने बताया कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो अलॉट हुआ है। तो उस केस में अब एबीसी लिमिटेड विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑनर, बट हु इज द डीम्ड ऑनर? डी इज द ऑनर ऑफ द हाउस। तो उसके लिए इनकम टैक्स आपको डी को देना पड़ेगा। ठीक है जी, डीम्ड ऑनर में फोर्थ पॉइंट। अब आ जाइएगा जी फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसको बोलते हैं टीपीए एक्ट, ट्रांसफर ऑफ
प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसके अंदर टीपी एक्ट आ गया है। पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ टीपी एक्ट 1882। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। कई बार आप क्या करते हैं कि जब टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आप एक घर आपने मान लीजिए बुक करा दिया, बुक कराने के बाद आपके पास पोजेशन आ जाती है। पोजेशन के टाइम में आपको ये बोला जाता है कि देखिए दो बातें हैं, या तो आप ऐसा करिए घर में पोजेशन ले लीजिए, देखो पार्ट परफॉर्मेंस क्यों है, दो बातें होती है ना, या तो घर में आप पोजेशन ले लीजिए या फिर पूरी पेमेंट कर दीजिएगा, दो ही बातें हुई ना। तो परफॉर्मेंस एक कॉन्ट्रैक्ट, घर का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो नहीं कि आइटम को उठा करके आप घर ला सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं ना। तो उसके लिए आपने तभी तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि मकान की जब ट्रांसफर होता है तो उस केस में चाबी ट्रांसफर की जाती है, चाबी जाती है। तो उस केस में जब आपको पास चाबी दे दी, इसका मतलब आपको पोजेशन दे दी, और दूसरा है आपकी पेमेंट दे देंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट हुए, एक पोजेशन दूसरा पेमेंट। बात समझ आ गई जी? ओके। अब मान लीजिए कि आपने पार्ट परफॉर्मेंस की। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपने या तो पेमेंट कर दी और पोजेशन नहीं ली है, दूसरा ये हो सकता है कि आपने पोजेशन ले लेकिन पेमेंट नहीं की है। तो उस केस में जो है वो मालिक कौन माना जाएगा? तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जिस प्रॉपर्टी जिसकी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी होगी, ही वुड बी ट्रीटेड हियर एज द डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस। इसका मतलब अगर आपने घर में घुस गए हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है तो आप ही मालिक बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस उसमें होनी चाहिए, आपके द्वारा वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर ये डीम्ड ऑनर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्या? एक तो ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि जो घर आप ले रहे हैं वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर भी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो नेचुरली घर इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर, इन राइटिंग होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग। एंड ट्रांसफर शुड हैव इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पोजेशन ले ली होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो पेमेंट का जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन राइटिंग में उसने दे दिया हो कि भाई मैं बाकी की पेमेंट आपको अगले 4 साल में पे कर दूंगा। अगर तो पार्ट परफॉर्मेंस उसने कंप्लीट कर ली है लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस को उसको इन राइटिंग में दे दिया है, तो उस केस में जिसके पोजेशन में वो घर होगा, ही वुड बी ट्रीटेड हियर एज द ऑनर ऑफ द हाउस। क्लियर होगी ये बात? सो दिस इज नोन एज पार्ट परफॉर्मेंस। और ये हमारा जो लास्ट में है दैट इज ए लीज ऑफ मोर देन 12 ईयर्स। पर्सन हैविंग लीज राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स। 12 साल से कम का अगर जिसमें लीज पे ले लिया है, 12 साल से कम का अगर है तो जिसके पास वो प्रॉपर्टी होगी ही विल नॉट बी ट्रीटेड। लेकिन 12 साल से ज्यादा होगा तो जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी होगी, जिसने लीज पे ले रखा होगा, ही वुड बी ट्रीटेड हियर एज द डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस। मान लीजिए मुंबई में ए ने एक घर जो है वो लीज पे दिया 8 साल के लिए मिस्टर बी को, लेकिन जैसे ही ये लीज खत्म होगी वो रिन्यू कर दी जाएगी फर्दर 8 साल के लिए। तो इसका मतलब है टोटल कितना हो गया? 16 ईयर्स हो गया। अगर 16 ईयर्स हो गया तो बी वुड बी द डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 12 ईयर्स। क्लियर होगी जी बात यहां? ओके। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको जो डीम्ड ऑनर वाला कंसेप्ट था वो भी अब क्लियर हो गया। तो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी में जो कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट टू, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या था? ऑनर। या तो वो ऑनर हो या अब क्या होना चाहिए? डीम्ड ऑनर। अगर वो डीम्ड ऑनर है तो भी चलेगा। तो अभी तक जो हमारी जो डिस्कशंस हुई है वो हमने चार्जेबिलिटी की बात कर दी और आपको पास डीम्ड ऑनरशिप की बात कर दी। तो ये दो बातें हमने आपसे शेयर कर ली हैं और बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे।